इन 10 वर्षों में कहीं हुआ आतंकवादी घटना? एक भी बम ब्लास्ट में कोई आदमी की मृत्यु हुई क्या? क्या ऐसा है कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान आज नंबर 1 है, विकसित देश है, तो क्या वहां 100% लोग सरकारी नौकरी ही या प्राइवेट नौकरी ही करते हैं? परपराक लगेगा, परपरा के बोलेंगे तो नहीं, बिल्कुल बोलिए। बता रहे हैं। रोज जो सवाल आज पूछे हैं ना, आपको लाज लग जाएगा मेरे इस जवाब से। एक भी टीचर का बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता है? 1984 में सुबह 4 बजे जाके गैस सिलेंडर के लिए नंबर लगाता था और अब आज घर पे सिलेंडर मिलता है। 25 सालों का लेखा जोखा मैं इस पेज में लिख के लाया हूं। उनका वर्ष 2010 से 2014 तक बेगूसराय के डेवलपमेंट में, विकास में क्या योगदान रहा है? 0 बटे सन्नाटा, 0। लोकतंत्र का महापर्व 13 मई को बेगूसराय बिहार में समाप्त हो रही है। ऐसे में मात्र 2 से 3 दिन बचा हुआ है और सरगर्मी भी बहुत ज्यादा ही तेज है, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा हॉट सीटों में से गिनती होती है बेगूसराय लोकसभा सीट की। और ऐसे में हम गांव-गांव जाकर हर नागरिक की पक्ष सुन रहे हैं, उनका समर्थन सुन रहे हैं, आखिर उनकी मांग सुन रहे हैं। और ऐसे में आज हमारी मौजूदगी बेगूसराय नगर निगम यानी कि मार्केट में है और कई सारे व्यवसायी भी हैं। इनमें से एक ओम प्रकाश भारद्वाज जी, पुट्टू बाबू भी है, जो अक्षय ऊर्जा शॉप के ओनर है और मार्केट में इनका कई सारा बिजनेस चलता है। तो इसी पर्पज से आज हम इनसे भी इनका समर्थन जानने, आखिर ये किनको समर्थन कर रहे हैं, क्या इनकी मांग है और लोकसभा चुनाव में किनको ये वोट देने जा रहे हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे गर्व होता है कि मातृशक्ति हैं आप बहन हैं, आप बेटी हैं, आप बहू हैं, आधी आबादी हैं आप हमारे देश की। आप दुर्गा मां के रूप में शक्ति स्वरूपा है और मीडिया में एकमात्र आपका वर्चस्व है पूरे बेगूसराय में, जहां लोग आपको इतना सम्मान देते हैं और अपनी बात रखते हैं, जिसको आप अनगिनत लोगों तक पहुंचाते हैं। बेगूसराय के माननीय सांसद आदरणीय गिरिराज बाबू को तो निर्विरोध निर्वाचित करना चाहिए। यहां के लोगों को भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के लिए वरदान है। मैं ऐसे ऐरा गैरा फुटपाथी व्यक्ति नहीं हूं कि ऐसे मैं बोल दूंगा। मैं तथ्यात्मक बात ही रखता हूं और बोलता हूं, और जो देखता हूं आंख से उसी को बोलता हूं। 25 सालों का लेखा जोखा मैं इस पेज में लिख के लाया हूं। 1999 में भारत रत्न आदरणीय अटल जी थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिस पद पे आज माननीय मोदी जी हैं। तो 1999 से वर्तमान वर्ष 2024 यानी 25 वर्षों में दोनों सरकार के लिए हम तराजू निर्धारित किए हैं। एक तरफ तराजू पे मैंने बैठाया है इंडी गठबंधन को, यानी जिसका पुराना नाम यूपीए था, और दूसरे को मैंने बैठाया है वरदान एनडीए पार्टी को। और मैं आप दर्शकों के हाथ में छोड़ देता हूं कि तराजू पे आप वजन डालिए। जाने दीजिए बिहार और देश की बात, हमारे बेगूसराय की बात ही हम करना चाहते हैं कि 1999 से 2024 तक, इन 25 वर्षों में 2004 से 2014 तक वर्तमान के इंडी गठबंधन, जिसका पुराना नाम यूपीए था, जिसमें कॉमनवेल्थ घोटाला वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, पशुपालन घोटाला वाली राष्ट्रीय जनता दल और फैक्ट्री को बंद कराने वाली पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी संलग्न थी। उनका वर्ष 2010 से 2014 तक बेगूसराय के डेवलपमेंट में, विकास में क्या योगदान रहा है? 0 बटे सन्नाटा, 0। आपके पास अगर जानकारी है, जितने भी आप इस दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप लिखिए जैसे मैंने लिखा है। अब आइए एनडीए गठबंधन का। इसमें अगर एक भी बात झूठा निकल जाएगा तो आप मुझे बदनाम करें, बेइज्जत करें, और अगर बात सही है तो एक एक वोट भाजपा को दे, गिरिराज सिंह को दे। पहला काम एनडीए का बेगूसराय के लिए नोट कीजिए। मुंगेर में शिलान्यास अटल जी ने किया था, उद्घाटन मोदी सरकार में हुआ गंगा पे ब्रिज। दूसरा और तीसरा पुल सिमरिया गंगा पे बन रहा है। चौथा पुल का कल गडकरी जी घोषणा की, और गडकरी जी वर्ल्ड फेमस एक बोलिया आदमी है, यानी जो बोलते हैं वो करते हैं।
IOCL का विस्तारीकरण मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपया गिरिराज बाबू के डिमांड पे भेज करके इस विस्तारीकरण का काम करवाया, जिससे अब पेट्रोकेमिकल का स्थापना होगा। जी हां, पेट्रोकेमिकल मतलब उसके बाय प्रोडक्ट से छोटा छोटा फैक्ट्री लगेगा और उस फैक्ट्री से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हर्ल, जिस फर्टिलाइजर को कम्युनिस्ट पार्टी ने हड़ताल करवा के बंद करवा दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने फर्टिलाइजर का निर्माण कराया। थर्मल पहले बिहार सरकार में था, उसका अपग्रेड करके NTPC में किया। बरौनी डेयरी में गिरिराज बाबू 150 करोड़ रुपया ला करके उसका जीर्णोद्धार और विस्तारीकरण किए। 4 लेन सड़क का निर्माण हुआ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। शराबबंदी हुआ NDA के सरकार में। रेल ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ लोहिया नगर में NDA की सरकार में। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.25 लाख से ज्यादा बेगूसराय में बना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आयुष्मान कार्ड बना, शौचालय बना, अनाज मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, हर घर जल नल मिल रहा है, बैंक से बेरोजगारों को लोन मिल रहा है, रेलवे का जीर्णोद्धार विस्तारीकरण हुआ, किसान को सम्मान निधि मिल रहा है। हमारे सम्मान के लिए हमारे देश की जनता के साथ मोदी सरकार आके राम मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। एम्स का निर्माण हमारे बिहार में हुआ। छात्रों को पोशाक और साइकिल नीतीश जी ने NDA के सरकार में दिया। बिजली नॉन स्टॉप मिल रहा है। सरकारी नौकरी हमारे नीतीश जी ने बिहार के लोगों को दिया। ये तो हुआ जो काम हमको याद है। सबसे बड़ा, पहले रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में बोर्ड लगा होता था कि कृपया लवारिस वस्तु को ना छुएं, इसमें बम हो सकता है। और हमारे बिहार के, हमारे देश के जो लोग होते थे वो अकाल मृत्यु, आकस्मिक दुर्घटना के शिकार होते थे। बम ब्लास्ट होता था, आतंकवादी हमला होता था। इन 10 वर्षों में कहीं हुआ आतंकवादी घटना? एक भी बम ब्लास्ट में कोई आदमी की मृत्यु हुई क्या? डिजिटल ट्रांसफर बढ़ने से अब गोलगप्पा वाले, गन्ना जूस वाले, छोले भटूरे बेचने वाले को 50,000 रुपया तक का बैंक से बिना मॉर्गेज, बिना जमीन गिरवी रखे हुए लोन मिल रहा है। और रही बात रोजगार की, तो स्वरोजगार से ही चीन या जर्मनी, जापान या अमेरिका नंबर 1 बना है। यही बात तो मोदी जी कहते हैं कि स्वरोजगार करो। जैसे हमारे बार्बर ठाकुर भाई सैलून चलाते हैं, जैसे हमारे हलवाई भाई मिठाई का दुकान चलाते हैं, जैसे हमारे कुम्हार पंडित भाई मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, वैसे ही मारवाड़ी भाई, पंजाबी भाई, गुजराती भाई हर प्रकार का रोजगार करते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि आप सब आदमी स्वरोजगार को बढ़ावा दीजिए, व्यवसाय कीजिए। और 1 से ही 11 होता है। जब आप टाटा की जीवनी पढ़ेंगे, अंबानी अडानी की जीवनी पढ़ेंगे, बजाज की जीवनी पढ़ेंगे, तो उन्होंने भी शुरुआत फुटपाथ के ही रोजगार से किया था। मोदी जी ने अगर पकौड़ा बेचने की बात कही है तो कौन सा इसमें हास्यास्पद बात है? आप लोग समझते नहीं और हंस देते हैं। सर, आश्चर्य की बात नहीं है अगर सारे लोग स्वरोजगार ही करने लग जाए। आपका कहना है कि पकौड़ा बेचिए या गोलगप्पा बेचिए, मिठाई की दुकान खोलिए। अगर मान लिया जाए कि बेगूसराय में खास करके आपने बताया कि 30 लाख से ज्यादा आबादी है, अगर बहुत ऐसे 10% ही होगा जो व्यवसायी लोग रहते हैं, लेकिन अधिकतर 80% कम से कम यहाँ पर गरीब मजदूर ही रहते हैं जो मजदूरी करके खाते हैं। अगर सारे घर एक घर से अगर स्वरोजगार करने लग जाए तो फिर क्या उनका व्यवसाय चलेगा? मोनिका जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका। हर घर को ही बड़ा करने पे वो गांव बनता है और गांव से प्रखंड, जिला, राज्य और देश बनता है। कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें एक सीमित संख्या में ही नौकरी दिया जा सकता है। आपके ही घर में अगर 8 सदस्य रहते हैं, बाबा, मामा, मम्मी, पापा, चाचा, चाची, भाई बहन मिला के, आपको दाई नौकर रखना है तो एक रखेंगे, एक धोबी रखेंगे कपड़ा धोने के लिए। अब आपको कोई कहे कि 8 आदमी 8 नौकर रखिए, ये संभव नहीं है। तो रेलवे का जो क्षमता है, रिफाइनरी का जो क्षमता है, पोस्टल डिपार्टमेंट का जो क्षमता है, दूरसंचार का जो क्षमता है, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग का जो क्षमता है, उसी हिसाब से ना नौकरी दिया जाएगा। पूरे देश दुनिया में तो ऐसे ही है। क्या ऐसा है कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान आज नंबर 1 है, विकसित देश है, तो क्या वहां 100% लोग सरकारी नौकरी ही या प्राइवेट नौकरी ही करते हैं? नहीं, जहां पर नौकरी की सवाल आप कर रहे हैं तो नौकरी जहां करने का उम्मीद था वहां पर भी तो नौकरी का उम्मीद ही खत्म हो चुके हैं युवाओं को, क्योंकि बहुत सारे, आपने बताया कि रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण किया गया है। यहाँ पर तो विस्तारीकरण तो किया ही जा रहा है क्योंकि वहां पर प्राइवेट कर दिया गया है, युवाओं की नौकरी छीन ली गई है। यहाँ तक कि आप ये देखिए ना कि
कितना लड़कर कितना संघर्ष कर कर हमारे देश के युवा लोग फौजी बनते हैं, बॉर्डर पर जाकर हमारी रक्षा करते हैं, उनकी भी जाके कितना मेहनत करके आखिर जाके वहां पर फिर भी वो 4 साल की सेवा करके और घर बैठते हैं। परपराक लगेगा, परपरा के बोलेंगे तो नहीं, बिल्कुल बोलिए। बोल बता रहे हैं, अभी हुआ है ना 1.5-2 लाख टीचर का बहाली। आपको मैं याद दिलाता रहूंगा, रोज जो सवाल आज पूछे हैं ना, आपको लाज लग जाएगा मेरे इस जवाब से। एक भी टीचर का बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता है? वो 30,000 और 22,000 और 20,000 वेतन लेता है सरकारी स्कूल में, उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ता है? बस इसी कारण से निजीकरण किया जा रहा है, बस इसी कारण से सरकारी नौकरी में कमी की जा रही है। पहले एक बीएसएनएल डिपार्टमेंट था तो लोगों को टेलीफोन का कनेक्शन मिलने के लिए एमपी एमएलए से पैरवी कराना पड़ता था। पहले एक कंपनी था गैस का तो नंबर लगाना पड़ता था। मैं भी जब 1984 में सुबह 4 बजे जाके गैस सिलेंडर के लिए नंबर लगाता था, और अब आज घर पे सिलेंडर मिलता है। पहले एक पोस्टल डिपार्टमेंट था, बहुत दिनों के बाद मनी ऑर्डर जाता था। अब बहुत सारी कोरियर कंपनी हो गई, जिस कारण से अब ससमय हमारा सामान पहुंच जाता है। सरकारी नौकरी में बहुत सारी व्यवस्था और सुविधा सरकार के द्वारा दिया गया, इसके बावजूद आप देखिएगा कि सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर अपने बच्चे का इलाज सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं कराते हैं? सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में क्यों नहीं कराते हैं? इसका जवाब है कि नहीं के पास? तो क्या चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं, वो जो टैक्स का पैसा देते हैं, वो वेतन में हम लुटा दें, और उसके बावजूद निजीकरण वाले व्यवस्था में लोग अपने बच्चे को पढ़ाने जाएं, निजी हॉस्पिटल में जाएं। इसके सुधार के लिए कोई सरकार, अभी के पाठक थोड़ा सा गजारा भोंके कि यहाँ भौं भौं करने लगा सब कर्मचारी यूनियन, हमारी मांगे पूरी करो, हड़ताल कर देंगे, वो कर देंगे। नीतीश जी और मोदी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, और ये जब तक कड़ा कदम नहीं उठाएंगे तब तक ऐसे ही सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग ललायित रहेंगे। और जैसे ही उस पद पे जाएंगे कि 2% लगता, 5% लगता, 10% लगता। आप हमको एक चीज बताइए कि किसी ऑफिस में 50 रुपया जो जुर्माना देना पड़ता है, जिसको घूस बोलते हैं, या 500 रुपया, वो आदमी भी कहता है कि एमएलए चोर है, एमपी चोर है, मुख्यमंत्री चोर है, और वो खुद भ्रष्ट है, घूस ले रहा है 0.5%, 2% की तो बान्हल चौई दैये पड़ता। इसमें क्या करेगा सरकार? कभी विरोध किए हैं वैसे घूसखोर कर्मचारियों का कि आप घूस क्यों लेते हैं? तो जब तक आम आदमी सजग नहीं होगा तब तक सरकार मजबूर हो जाती है, और पब्लिक को बेहतर सुविधा देने के लिए आज रेलवे में विस्तारीकरण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है, निजी हॉस्पिटल बन रहे हैं, निजी स्कूल खुल रहे हैं। ये मजबूरी में जिस दिन एक एक नागरिक सजग हो जाएगा और ये समझ जाएगा कि नहीं मेरी जिम्मेदारी है, हम 20,000 रुपया सरकार का दरमाहा ले छिए पढ़वे ले, तो हमारे बच्चा भी पढ़ते स्कूल में, वो तो करेंगे नहीं। इसीलिए हम बोले परपरा के लगेगा। आपका कहना बिल्कुल सही है। आपने इतने सारे जो मुद्दा गिनाए थे, कितना सारा बीजेपी सरकार में हुआ है, इतना सारा विकास हुआ है। विकास में हम सिर्फ बेगूसराय की, क्योंकि केंद्र में तो चाहिए मोदी हर, क्योंकि बहुत सारे यहाँ नागरिक का भी कहना है कि कोई विकल्प ही नहीं है चुनने के लिए, लेकिन यहाँ जितने भी बेगूसराय के नागरिक हैं, बेगूसराय की विकास की बात कर रहे, चाहे युवा हो गया या मजदूर लोग हो गए। मजदूर लोगों का कहना है कि यहाँ बेगूसराय में बहुत सारे ऐसी चीजें, आप चले जाइए कांवड़ झील, वहां पर देखिए जितने भी सांसद बने हैं, गिरिराज जी भी जितने से पहले भी वहां जाकर जयमंगला माता स्थान में कसम खाए थे, प्रतिज्ञा लिए थे हम जीत कर इसका विस्तारीकरण करेंगे। लेकिन आज देखिए वहां के मछुआरे जो करीब 150-200 घर ज्यादा ही है, जो मछली पालन से ही अपना घर व्यापार जीवन यापन कर रहे थे, आज देखिए एक तरह से पर्यटक स्थल था, लेकिन वो भी आज भूखे मरने के कगार पर। वहां का जल स्तर देखिए। दूसरी बात, अगर मंदिर बना है अच्छी बात है, सभी के हित के लिए गर्व की बात है, लेकिन आज बेगूसराय के एक गौरव में नौलखा मंदिर भी आता है, उसका क्यों नहीं विस्तारीकरण किया गया? युवाओं की बात अगर हम करते हैं तो युवाओं की करीब 10-15 साल से मांग है दिनकर विश्वविद्यालय की, जो कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि कोई भी किसी भी चीज का नुकसान होता है तो दरभंगा का चक्कर लगाना पड़ता है 6-6 महीना। और दूसरे की बात ही छोड़िए, मैं खुद अभी 5 साल से फंसी हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसी कारण युवा की
कहना है कि एक दिनकर विश्वविद्यालय होना चाहिए। और बीजेपी सरकार गिरिराज सिंह का बनने से पहले भी ये सारा चीज आश्वासन दिया गया था, जो अभी तक बहुत पूरा बढ़िया, नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके जैसे युवा अब जाति की गंदी राजनीति से ऊपर उठ के और विकास का डिमांड कर रहे हैं। और ये विकास का भूख पैदा किसने किया है? ये भारतीय जनता पार्टी ने भूख पैदा किया है। वो हर भाषण में विकास की बात करते हैं, विकसित बेगूसराय, विकसित भारत की बात करते हैं, ना कि अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित की बात करते हैं। और रही बात दिनकर विश्वविद्यालय की, और भी उसमें मैं जोड़ देता हूं, एयरपोर्ट भी बनना चाहिए हमारे यहाँ। हमारे यहाँ डिमांड था कि पुल भी बनना चाहिए, तो पुल तो बन गया। हमारे यहाँ डिमांड था कि भाई रोजगार मिलना चाहिए, तो रोजगार के लिए रिफाइनरी में जाके आप काउंटिंग कीजिए, 3 से 4 हजार लड़के वहां रोजगार कर रहे हैं। लेकिन हमारे बेगूसराय या क्या आपको पता है कि सरकार केंद्र से कितना रुपया उन रोजगारों के मिलता है, लेकिन यहाँ पर कितना घोटाला करके फिर 12-10 हजार में इस तरह से जॉब मिलता है। धांधली तो हर जगह हो रहा है। आपने कहा कि पेप्सी प्लांट लगा, लेकिन पेप्सी प्लांट में अधिकतर युवा जो भी कर्मचारी हैं ज्यादा करके बेगूसराय से बाहर के ही है। ऐसे में बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं कि सरकार के द्वारा जो निर्धारित मानदेय है 18,000 का महीना, उस जगह पे 10 या 12 हजार मिलता है। तो मोनिका जी, मैं एक बात कहता हूं कि पहले वो 1200 रुपया भी नहीं मिलता था, 12 हजार तो मिल रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पे अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार ने कितना काम किया कि आज हेमंत सोरेन जेल में है, आज अरविंद केजरीवाल जेल में है। 200-400 करोड़ रुपया रोज ईडी और सीबीआई छापा मारता है, पकड़ा रहा है। अब इसका भी बारी आएगा। जो भी ठेकेदार या जो भी कंपनी हमारे श्रमिक के साथ गलत कर रहा है, उसको भी जेल जाना होगा। पहले हमारे श्रमिक को रोजगार नहीं था, रोजगार मिला रिफाइनरी या पेप्सी में। उनके साथ अब अन्याय हो रहा है, तो न्याय भी होगा। हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आप विकास की बात कर रहे हैं, जाति की बात नहीं कर रहे हैं। और आप जो जमंगलागढ़ और कांवर झील की बात की है, हम बहुत खुश हैं। और उसके जीर्णोद्धार के लिए हम कई बार न्यूज में भी सुने हैं कि कांवर लेक के जीर्णोद्धार के लिए बहुत अच्छा बजट बन रहा है। और उसमें तकनीकी खराबी क्या है मैं बता देता हूं। वहां के स्थानीय, जिनका जमीन पहले निजी था, जो जिसमें मछुआरा मछली पालते हैं, उनके बीच में विवाद है जो माननीय न्यायालय में है। और न्यायालय में जब मामला कुछ चला जाता है तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर पाती है। न्यायालय का जब तक उस पे कोई न्याय वाला रिजल्ट नहीं आता है, तब तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। और राम मंदिर से क्या मिला, और जमंगलागढ़ से क्या मिलेगा, और नौलखा मंदिर से क्या मिलेगा, ये मैं बता देता हूं। ये लेदर का चप्पल चाइना बना करके लिबर्टी की फैक्ट्री, भारत की फैक्ट्री को बंद कर सकता है। 2000 में हम खरीदे हैं, हो सकता है चाइना 500 में बना के भेज दे। आपका ये जूती जापान से 80 रुपया में आ सकता है। अगर 800 में आप लिए हैं तो हो सकता है 80 रुपया में मिल सकता है। जिस मोबाइल से आप वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है वो मोबाइल और सस्ता हो जाए। लेकिन चाइना राम मंदिर कहां से लाएगा जहां 100 करोड़ रुपया महीना का आमदनी आ रहा है? लेकिन चाइना कांवर झील कहां से लाएगा? लेकिन चाइना नौलखा मंदिर कहां से लाएगा? उद्योग बंद हो सकता है कॉम्पिटिटिव रेट में, लोहा का सस्ता रेट में भेज देगा चाइना, हमारा महंगा उत्पादन है। लेकिन जो भी हमारा धार्मिक और ऐतिहासिक जगह है उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, उससे राजस्व की वसूली होगी और उस राजस्व को क्षेत्र के जरूरतमंद जगहों पे उसको खर्च किया जाएगा। हम भी आपके इस डिमांड के पक्ष में हैं और भारत की सरकार और स्थानीय माननीय सांसद से यही डिमांड करते हैं कि हमारे बेगूसराय के कांवर झील का जीर्णोद्धार कीजिए, नौलखा मंदिर के पास पार्क का निर्माण कीजिए और जो अन्याय हो रहा है पेप्सी में या रिफाइनरी में, हर्ल में या थर्मल में या रोड में या फ्लाईओवर के निर्माण में, जो मजदूरों को उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा है, उस हक को दिलाने के लिए आप जल्दी से जल्दी कठोर कदम उठाइए। एक लास्ट सवाल है, आप पर्यावरण संरक्षक हैं और पर्यावरण के लिए हमेशा बेहतर से बेहतर कार्य करते रहते हैं। यहाँ तक कि लोगों से साल में 1-2 पेड़ लगाना असंभव होता है, लेकिन आप हर एक सप्ताह साइकिल यात्रा, साइकिल पर चढ़कर बहुत सारे लोगों को इसमें आने के लिए पुरस्कृत भी करते हैं, और ताकि ये पर्यावरण सुरक्षित हो और सुदृढ़ हो। लेकिन अगर हम इसकी बात करें आपके हक के लिए, मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। आज देखिए हसदेव जंगल, जो कि कितने बड़े एकड़ की जमीन है, वो जंगल को खत्म कर दिया जा रहा है। उसमें यहाँ तक कि 10,000 ज्यादा आदिवासी परिवार सिर्फ उसी जंगल से अपना रोजी रोटी चला रहे थे। आखिर सिर्फ अमीरों के लिए,
सिर्फ अडानी अंबानी के लिए, क्यों? तो उसमें बिजली उत्पादन किया जा रहा है। बिजली उत्पादन करने के लिए अगर हम पेड़ को कटाई कर सकते हैं तो नए पेड़ भी तो लगा सकते हैं। पूरा का पूरा हसदेव जंगल साफ क्यों किया जा रहा है? मैं आपकी बात से सहमत हूं, जंगल की कटाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि दोहरी नीति कब तक अपनाइएगा मोनिका जी। आपका घर यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर है। नहीं, आप भी तो चर्चा जब हम बेगूसराय की सिर्फ की, आप भी तो चर्चा पूरे इंडिया से बाहर जी, चाइना मैं तक ले बेगूसराय, गए। चलिए मैं बेगूसराय और इंडिया की बात करता हूं। आप आधा किलोमीटर आने के लिए मोटरसाइकिल पर क्यों सवार होके आई? क्या आप पैदल नहीं आ सकती थी? क्यों बिल्कुल, प्रदूषण हम फैला आप रही? कई बार देखे होंगे, हम पैदल भी प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका कारण है मोटर वाहन, और मोटर वाहन को ज्यादा सड़क चाहिए, तो सड़क के चौड़ीकरण, सड़क की लंबाई बढ़ाने के लिए जंगल काटना मजबूरी है। मैं पहले भी बोला हूं, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। जिस प्रकार से आदमी अभी आरामदायक जीवन कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं, उसके लिए वरदान नहीं है, उसके लिए अभिशाप है विज्ञान। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि हमारा जिला बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित शहर में गिनती हुआ है। इसके सुधार के लिए सब आदमी पैदल चलिए, पौधा लगाइए, और माननीय सांसद गिरिराज बाबू से हम यही अपील करते हैं कि शपथ ग्रहण जब आप कर लेंगे, सांसद तो आप बन रहे हैं, लोगों ने बेगूसराय का मन बना लिया है, क्योंकि आपके कार्यकाल में जितना काम हुआ है उतना श्री बाबू के बाद आप ही काम किए हैं। तो आपसे निवेदन है कि 11 लाख पौधा हमारे जिला में सिर्फ रोपण नहीं होना चाहिए, फोटो खिंचवा वाला बात नहीं, 11 लाख पौधा आफ्टर 5 ईयर हमको पेड़ नजर आना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट भी है और आम पब्लिक के तरफ से आपके लिए आदेश भी है। तो आपने अभी सुन रहे थे ओम प्रकाश पुट्टू बाबू के अपनी विचार जो आम पब्लिक के सामने रखे, और लोगों से भी एक तरह से सुझाव मांगे कि नहीं, आप भी बीजेपी सरकार को ही वोट दीजिए, क्योंकि बहुत बड़े समर्थक है और अक्सर हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। लेकिन हर समय चाहे बात बड़ा की हो छोटों की हो, लेकिन उंगली तो हर किसी पे उठता है, सवाल तो हर किसी पे उठता ही है। विकास की, धर्म की बात हर कोई करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात हर कोई करते हैं, लेकिन यहाँ पर विकास खास करके मातृशक्ति का विकास कोई नहीं करते हैं। देश में कितने दुर्घटनाएं हो रही हैं उस पर बात कोई नहीं करते हैं, लेकिन अगर सवाल उठा दिया जाता है तो उसमें थोड़ा मिर्ची हर किसी को लगती है, नेता से लेकर उनके समर्थक तक को मिर्ची लगती है। लेकिन आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय को कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।